अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उमर याकूब मिनहास अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैटर्स पे आपके साथ। उम्मीद यही कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज बात करेंगे आलमी मंजरनामे की और बात करेंगे नेपाल की। नेपाल वो देश जो अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से, अपनी टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से, अपनी नेचुरल अट्रैक्शंस की वजह से दुनिया भर में फेमस है और लोग वहाँ पे बड़ी तादाद में जो सियाहत के लिए जाते हैं। लेकिन आजकल ख़बरों में है वहाँ पे होने वाले फसादात की वजह से, जगह जगह जलाओ गिराओ के वाक़यात की वजह से और जेलें टूटने और बहुत सारे मीडिया हाउसेस को आग लगने की वजह से। तो ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और अब इस वक्त नेपाल की क्या सूरत हाल है, इसी पे आज बात करेंगे। तो किस्सा शुरू होता है दोस्तों 4 सितंबर को, जब नेपाली गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि नेपाल में सोशल मीडिया पे बैन लगाया जाएगा, सोशल मीडिया सेंसरशिप लाई जाएगी और बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और भी कई ऐप्स, इनको बंद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तस्दीक की और इसके लिए एक बिल भी मूव कर दिया गया पार्लियामेंट में। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैली और इसका रिस्पॉन्स जो था वो बहुत ही खिलाफ तवक्को बहुत ही सख्त आया। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट यूनियंस थी और जो स्टूडेंट लीडरशिप थी वो ग्राउंड पे आ गई। जलसे शुरू हुए, जुलूस शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में ये मुजाहरे फैल गए। सिचुएशन उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुई जब 8 सितंबर को एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो था वो पहुंचा पार्लियामेंट के सामने। मुजाहिरीन की इसमें बहुत बड़ी तादाद शामिल थी और मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने उनको रोका, टीयर गैसिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ और आखिर पे गोली चल गई। इस तहरीक में खून शामिल हो गया, 20 के करीब स्टूडेंट मारे गए। सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने इसको कह लें कि इस तहरीक को मज़ीद हवा दी। इसमें मज़ीद उन्होंने आग में तेल का काम किया और ऐसे मनाजिर देखने में आए कि किसी स्टूडेंट के सीने पे गोली लगी है, किसी का यूनिफॉर्म जो है वो खून में लथपथ है, किसी की किताबें खून में भीगी हुई हैं। और इसके बाद से फिर जो कुछ हुआ वो नेपाल की तारीख़ में शायद पहले कभी ना हुआ था। लोग वज़रा के घरों में घुस गए, लोग जो पार्लियामेंट में घुस गए उन्हें पार्लियामेंट को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी, वज़रा के घरों को आग लगा दी। और ऐसे वाक़यात भी देखने में आए कि लोगों को ज़िंदा जला दिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म की जो मिसिस थी वो घर में मौजूद थी और उनको ज़िंदा जला दिया गया, उनका घर भी जला दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर को बराना करके सड़क पे भगाया गया, जूते मारे गए, उनके घर से पैसे निकाल के उड़ा दिए गए, उनको आग लगा दी गई। और कुछ मीडिया हाउसेस जो गवर्नमेंट की खबरें देते थे उनको आग लगा दी गई। कुछ 5 स्टार होटल जला दिए गए और जेलें भी तोड़ी गई। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 14,000 के करीब कैदी जो थे वो जेलों से आज़ाद करवा लिए गए। वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली जो थे वो फ़रार होने में कामयाब हुए। कुछ खबरें ये हैं कि वो दुबई फ़रार हो गए, कुछ खबरें ये हैं कि वो नेपाल में ही रूपोश हैं। जितने भी वज़रा थे उन सब ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेपाल का कंट्रोल वहाँ की आर्मी ने संभाल लिया है, वहाँ पे कर्फ्यू है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये एक ऑन गोइंग स्टोरी है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह डेवलप होती है। इस वक्त वहाँ के जो लोग हैं उनकी ये मांग है कि करप्शन फ्री सोसाइटी बनाई जाए, कोई ऐसा महकमा बनाया जाए जो करप्शन के ऊपर ख़ास तौर पे जो है वो नज़र रखे और करप्शन के मामलों में लोगों को सज़ा दे। क्योंकि जो आम लोग हैं नेपाल के, उनका सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है रूलिंग पार्टी पे भी और जो पार्टी अपोजिशन में रही हैं उन पे भी कि पार्टीज़ कुछ दिनों के लिए आती हैं, अपने जेब भरती हैं, अपने बच्चों को नवाजती हैं और फिर चली जाती हैं। नेपोटिज़म जो है नेपाल में अरूज पे है और 2012 से 2025 तक जो स्टैट्स हैं वो बड़े हैरान कुन के 13 हुकूमतें तब्दील हो गई सिर्फ ये 12-13 साल के ड्यूरेशन के अंदर अंदर। इसीलिए अभी जो मुजाहरे हुए उनमें अपोजिशन के लोगों के घरों पे भी अटैक होते हमें नज़र आए। नेपो किड्स का भी एक हैशटैग हमें नज़र आया क्योंकि जो ये अशराफिया है नेपाल की या रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स कार्स में अपनी रील्स लगाते हैं, कभी वो पर्सनल जेट्स में अपनी रील्स लगा रहे होते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हुए अपनी रील्स लगाते हैं। और जो एक आम बंदा है, जो एक आम नेपाली है, उसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। तो ये जो रिएक्शन आया है ये बिल्कुल एक इंडिजनस रिएक्शन आया है। गो कि इसका बहाना जो वाक़या बना वो तो सोशल मीडिया पे पाबंदी थी, लेकिन ये लावा कह लें कि बहुत पहले से पक रहा था। अब इसको लेकर एक थ्योरी ये भी कह लें कि मार्केट में आई है कि इंडिया का इसमें हाथ है। क्योंकि जो इस वक्त की नेपाल की हुकूमत थी KP शर्मा की, वो प्रो चाइना हुकूमत थी और उसको गिराने के लिए इंडिया ने ये सारा मामला जो है जनरेट किया है और इसके पीछे इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका हाथ है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि प्योरली एक इंडिजिनस मूवमेंट है, लेकिन ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि किस हद तक इस चीज़ में सच्चाई है कि इंडिया ने भी इस मामले में कुछ अपना रोल प्ले किया है। क्योंकि एक ऑन गोइंग स्टोरी है तो इंशाल्लाह आने वाले पॉडकास्ट में भी हम इस पर बात करते रहेंगे। मैंने सोचा कि जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए।
तो आपसे रिक्वेस्ट यही कि इस चैनल के साथ अपनी सपोर्ट बना के रखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। आपसे मुलाकात होती है फिर किसी और पॉडकास्ट में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।